नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास का बच्चों भूगोल का ये चैप्टर है। 10th क्लास भूगोल का ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर भूगोल का ये थर्ड चैप्टर है बच्चों, और इसका नाम है जल संसाधन। तो जल जो हमारा है वो संसाधन के रूप में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और जल से हम सभी परिचित हैं बच्चों। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा ये चैप्टर है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपने चैप्टर को करते हैं शुरू। जल से हम सभी परिचित हैं बच्चों, लेकिन पृथ्वी का लगभग 3/4 जो भाग है बच्चों वो जल से ढका हुआ है। इसके बावजूद भी मानव उपयोग के लिए जो पानी है, मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, वो लिमिटेड है, सीमित है। कुल जल लगभग 97% जो जल है पृथ्वी पर वो खारा है बच्चों, समुद्री जल है वो, और बहुत ही नमकीन पानी होता है। केवल 3% जल ही मीठा जल है बच्चों, और जिसमें से भी अधिकतर जो जल है वो ग्लेशियरों के रूप में, या आप कह सकते हो हिम नदियों के रूप में, बर्फीली चोटियों पर वो जमा रहता है। वास्तविक उपयोग के लिए जो पानी उपलब्ध है पृथ्वी पर, जिसको मीठा पानी कहते हैं बच्चों, वो बहुत ही कम है। जल चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है, और पुनः भरण यानी कि जो पानी की जो कमी हो जाती है वर्ष भर में, वो वर्षा ऋतु में पुनः भरण उसको दोबारा भर दिया जाता है एक प्राकृतिक जल चक्र के द्वारा। फिर भी विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर जल संकट गहराता जा रहा है, जल संकट बढ़ता जा रहा है। और जल संकट का जो कारण है बच्चों वो केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वो असमान वितरण यानी असमान बंटवारे के कारण है, बढ़ती जनसंख्या के कारण है, और बहुत तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है उसके कारण है। कुछ औद्योगिकरण के कारण पानी जो पॉल्यूटेड होता जा रहा, पानी की कमी होती जा रही है, ये सभी कारण है जल संकट के। जल का जो संकट आया है उसके ये मेन कारण हैं। और अधिक मांग और असमान आपूर्ति के कारण कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, तो कहीं पर जल संकट की यानी सूखे की समस्या हो जाती है। भूजल के अनियंत्रित पानी का वो रूप बच्चों जो ज़मीन के नीचे होता है, जिसको हम कहते हैं भूजल, इसका भी बहुत अधिक दोहन हो रहा है, बहुत अधिक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जहाँ पर कृषि जो है बहुत अधिक की जाती है, और इन क्षेत्रों में ट्यूबवेल, हैंडपंप बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, जिससे भूजल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जल स्तर है, भूजल स्तर, ये खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बच्चों बहुत सारे नदी घाटी परियोजनाएं या नदी घाटी प्रोजेक्ट चलाए गए थे बहुत सारे उद्देश्यों के कारण, जिनमें मुख्य उद्देश्य होता था सिंचाई करना खेतों के लिए, बिजली बनाना, बाढ़ को नियंत्रण करना, और पीने के पानी की आपूर्ति करना। नौ परिवहन यानी कि पानी के जो वाहन होते हैं, जैसे पानी के जहाज, नाव, इनको चलाया जाए, और मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहन मिले, इनकी भी जो है पूर्ति बढ़ जाए। इन कारणों से बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई थी आज़ादी के बाद। नदी घाटी परियोजनाओं का अर्थ होता है बच्चों नदियों पर बनाई गई कुछ योजनाएं, और इन योजनाओं को आप प्लान या प्रोजेक्ट समझ सकते हैं। जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध ये पंजाब और हिमाचल के बीच में बनाया गया है सतलुज नदी पर। दूसरा है हमारा हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में बनाया गया है। और तीसरा है सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिन्होंने कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि की है, यानी पानी, सिंचाई के लिए पानी किसानों को उपलब्ध हुआ है, जिससे कि हरित क्रांति में वृद्धि हुई है, कृषि में वृद्धि हुई है। हालांकि जो ये बड़े बड़े बांध है बच्चों, ये नहरों के निर्माण से
बड़े बड़े बांधों पर नहरें बनाई जाती हैं और उनके निर्माण से कई बार उस क्षेत्र में जहाँ पर ये बनाए जाते हैं बड़े बड़े बांध बच्चों, वहाँ पर कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और नदियों में जो गाद, मिट्टी, रेत बहकर आता था बच्चों, उसका प्रवाह, उसका बहना रुक जाता है। और कई बार जहाँ ये बांध बनाए जाते हैं, ये नहरें बनाई जाती हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, कृषि करते हैं, तो उन क्षेत्रों से लोगों को हटा दिया जाता है और उनको दूसरे क्षेत्रों में विस्थापित किया जाता है, जिससे लोगों के जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आ जाती है। उनको अपना घर बार, अपना क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ता है और सामाजिक जो है अशांति बन जाती है। लोग विस्थापित कर दिए जाते हैं, जीव जंतुओं को घर नहीं मिलता, बहुत बड़े बड़े जंगल क्षेत्र पानी में डूब जाते हैं, तो जिसके कारण भी बहुत तरह की पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो जाता है। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय आधारित उपायों पर अब जल प्रबंधन पर बल दिया गया है। जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो कुछ समुदाय बनाए, जिससे जल प्रबंधन, जल का जो सही प्रबंधन है उस पर बल दिया जा सके, जल का सही प्रबंधन किया जा सके। जैसे कि राजस्थान के खांडिन और टांका पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं और पूर्वोत्तर भारत में छतों पर वर्षा का जो जल है उसको इकट्ठा किया जाता है पारंपरिक यानी कि पुरानी विधियों के द्वारा, जिससे पानी को बचाया जा सकता है, वर्षा जल को बचाया जा सकता है भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। इसी कड़ी में भारत सरकार ने बच्चों अटल भूजल योजना, ये 2019 दिसंबर में शुरू की थी। केंद्रीय स्तर की ये योजना है, अटल भूजल योजना या अटल जल योजना आप इसको कह सकते हैं। ये 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी। तो ये योजना बच्चों ऐसे 80 ज़िलों में शुरू की गई है जहाँ पर पानी की जो बहुत ज़्यादा कमी हो रखी थी। जैसे गुजरात के कुछ ज़िले हैं, हरियाणा के हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, टोटल मिलाकर ये 80 ज़िले हैं बच्चों, और इनको इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों जल संरक्षण, जल को बचाना और विवेकपूर्ण यानी कि अच्छी तरह से जल को प्रबंधन किया जाए, जल को जो है मैनेज किया जाए, जल पर इस तरह के योजनाएं बनाई जाएं कि जल की बर्बादी ना हो, जल को बचा के रखा जाए भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन आए लोगों की, तो इसीलिए ये अटल भूजल योजना 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी। इस प्रकार जल संसाधनों की जो सीमित उपलब्धता है और जो लोगों की बढ़ती मांग है और असमान वितरण है, इसे संरक्षण किया जाए और सतत प्रबंधन को शुरू किया जाए। सतत प्रबंधन होता है बच्चों आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचा के रखना। और ये जो अध्याय है बच्चों हमारा जल संसाधन, ये हमें जल संकट, संरक्षण, जल का संरक्षण क्यों ज़रूरी है और वर्षा जल को किस तरह से इकट्ठा किया जाए, कौन कौन से पारंपरिक यानी पुराने जो तरीके थे भारत में, कौन कौन सी वो विधियाँ थी जिनसे इकट्ठा किया जाता है वर्षा का जल, और आधुनिक कौन सी विधियाँ हैं, फिर वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं या प्रोजेक्ट कौन से हैं, इन सभी का अध्ययन हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा और सिंपल चैप्टर है आपका ये। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं यानी बहुत सारे उद्देश्यों के साथ कुछ नदी प्रोजेक्ट, जिसमें समन्वित जल संसाधन प्रबंधन यानी कुछ चीज़ों को जोड़कर जल का जो संसाधन है, जल जो संसाधन है उसका प्रबंधन किया जाए। तो जल संसाधन बच्चों किसी भी देश की, जल एक ऐसी वस्तु है बच्चों जो किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति को तय करती है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की रीढ़ की हड्डी होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ लगभग 70 से बच्चों 75% लोग कृषि पर आधारित व्यवसाय करते हैं या कृषि करते हैं। तो कृषि प्रधान देश के लिए तो पानी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जल का महत्व और भी बच्चों बढ़ जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी विकास योजनाएं शुरू की गई, बांधों और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू किया गया और इनको कहा गया बच्चों आधुनिक भारत के मंदिर। आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहा गया।
इस चैप्टर से बच्चों बहुत छोटे छोटे आपके एमसीक्यू बनते हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिए तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। तो जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं बच्चों, इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि के लिए पानी की ज़रूरत है, और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाई गई, इसीलिए इनको कहा गया आधुनिक भारत के मंदिर। इनसे एक ही साथ में कई तरह की योजनाएं शुरू की जा सकती हैं बच्चों, जैसे कि सिंचाई, फिर ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन का अर्थ है बच्चों बिजली बनाना, विद्युत उत्पादन, फिर पीने के पानी की आपूर्ति को पूरी करना, फिर बाढ़ को नियंत्रण करना और क्षेत्रीय विकास जैसे अनेक लक्ष्य पूरे करने के लिए ये योजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन ये परंपरा केवल आधुनिक भारत तक ही सीमित नहीं है बच्चों, बल्कि प्राचीन भारत से ही भारत के अंदर जल संरक्षण और सिंचाई का जो तंत्र है वो उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसको बहुत अच्छे से इतिहास में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्राचीन समय से ही भारत में इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता रहा है, जल को संरक्षित किया जाता रहा है। तो प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, प्राचीन भारत में किस तरह से जल का संरक्षण होता था बच्चों, हम वन बाय वन टॉपिक देखते हैं। जैसे ईसा की 1 शताब्दी से पहले शिंगवेरा, जो इलाहाबाद के पास में एक क्षेत्र है, वहाँ पर गंगा नदी की बाढ़ से जल को संग्रहित करने के लिए एक उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा, उत्कृष्ट होता है बच्चों, बहुत अच्छा जल संचयन तंत्र बनाया गया था। फिर दूसरा देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी बड़े पैमाने पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र को विकसित किया गया था। कलिंग उड़ीसा, फिर नागार्जुना कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, बैनूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, और उन्नत सिंचाई व्यवस्थाओं के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं बच्चों। 11वीं शताब्दी में भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। कृत्रिम झील कहा जाता है बच्चों जो मानव द्वारा बनाई गई हो। तो ये राजा भोज ने इस झील को बनाया था, इसको कहा जाता है भोपाल झील, और इसको भोज झील भी कहा जाता है। ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील इसको इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये प्राकृतिक नदियों के कटने से या नदियों के बहाव से नहीं बनी है, इसको बनवाया गया है, और जो चीज़ बनवाई जाती है, मनुष्य जिसको बनाता है, उसको कृत्रिम कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में बच्चों सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल आपूर्ति को पूरा करने के लिए हौज खास नामक एक तालाब भी बनवाया था, जिस क्षेत्र को आज हम हौज खास के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं बच्चों कि भारत में जल संरक्षण और जल का प्रबंधन बहुत ही पुरानी परंपरा रही है और बहुत ही उन्नत, बहुत अच्छी परंपरा रही है। इस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों कि जल को इस तरह से संरक्षित किया जाता था ताकि भविष्य में इस जल का इस्तेमाल किया जा सके। तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारा आधुनिक भारत में, यानी कि आज के मॉडर्न इंडिया में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कौन कौन सी है। ये एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि 2 परियोजनाओं के नाम बताओ, फिर उनके क्या कार्य है, ये पूछा जाता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं यहाँ नोट्स के माध्यम से हमने कर रखी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नदियों को नियंत्रित करने और उनके बहुउपयोग हेतु ये बांध बनाए गए थे बच्चों। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पर बनाई गई है बच्चों, और पंजाब और हिमाचल के बीच में इसको बनाया गया है, और ये उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है बच्चों। ये हिमाचल, पंजाब और भी कई क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी देती है, और जल विद्युत यानी बिजली यहाँ पर बनाई जाती है, जो कि हिमाचल, पंजाब, दिल्ली कई क्षेत्रों को बिजली भी मुहैया करवाती है। दूसरा है हमारा हीराकुंड बांध, ये महानदी पर बनाया गया है बच्चों ओडिशा के अंदर, और ये एशिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है। पूरे एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, और ये ओडिशा में है महानदी के ऊपर। इसको बच्चों जो महानदी के निचले क्षेत्र थे उनको बाढ़ से बचाने के लिए और दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं
उन तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया था। फिर है हमारा दामोदर घाटी निगम, इसको पश्चिम बंगाल और झारखंड में बनाया गया है और ये भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी निगम रहा है जो अमेरिकी टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया है। फिर है नागार्जुना सागर बांध, ये कृष्ण नदी पर बनाया गया है बच्चों, कृष्णा नदी पर, और ये आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण भारत का ये बहुत ही विशाल सिंचाई के लिए और बिजली ऊर्जा का ये केंद्र है। फिर है सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है बच्चों, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है और यहाँ से कई राज्यों को पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए ये बांध बनाया गया है। पीने के लिए पानी, सिंचाई, जल विद्युत और भी बहुत सारे उद्देश्य इस सरदार सरोवर बांध से पूरे किए गए हैं। तो बांध बनाने के क्या लाभ हैं बच्चों? पहला लाभ है बच्चों, कृषि उत्पादन में वृद्धि और हरित क्रांति को बल, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों को भी जब पानी मिल जाएगा बच्चों तो अच्छी कृषि होगी और फसलों का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। फिर सिंचाई की सुविधा लाखों हेक्टेयर भूमि तक पहुंच जाती, यानी कि कोई भी भूमि बिना पानी के नहीं रहती है। फिर जल विद्युत उत्पादन से ऊर्जा आपूर्ति, जल विद्युत बनाई जाती है जिससे ऊर्जा की, एनर्जी की आपूर्ति हमारी पूरी हो जाती है। फिर बाढ़ को नियंत्रण करते हैं ये जो बांध होते हैं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी देते हैं। फिर इन बांधों से बच्चों मत्स्य पालन में सहयोग मिलता है, नौ परिवहन बहुत अच्छा हो जाता है और पर्यटन का विकास होता है, घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह बन जाती है। 5वां पॉइंट है बच्चों समस्याएं और विवाद। ये जो नदी घाटी परियोजनाएं होती है बच्चों, इनके होने से या इनके बनाने में भी कुछ तरह की समस्याएं हो जाती हैं, विवाद हो जाते हैं। जैसे बड़े बांधों के निर्माण से लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं बच्चों। जिन क्षेत्रों में ये बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं बच्चों, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि बसा दिया जाता है, जिससे उनके जीविका का साधन, उनका जो स्थानीय क्षेत्र है वो छूट जाता है, वो बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, जिससे इस तरह की समस्याएं आती हैं बड़े बड़े बांध बनाने के समय। फिर है नदियों का जो प्राकृतिक बहाव होता है बच्चों, जो नदी अपनी मर्जी से बहती हुई चलती है, उसका अपना एक प्रवाह होता है और जब नदी बहती है बच्चों तो वो अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकर, ये बहुत सारी चीज़ें लेकर बहती है। तो जैसे ही बांध बनाए जाते हैं बच्चों, पानी की जो स्पीड है बहने की, जो प्रवाह है वो कम हो जाता है और जो ये गाद वगैरह है ये जमा हो जाती है, जो बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये गाद जमा होकर चट्टानों का रूप ले लेती है बच्चों और जिससे पानी इकट्ठा कम होता है उन क्षेत्रों में, और जो ये गाद मिट्टी बहाकर नदियाँ लाती थी, इनसे ही मिट्टी उपजाऊ होती थी। इनके बसे शहरों के आसपास जो शहर होते थे, जो क्षेत्र होते थे, और अब बांध बनाने से ये जो प्रवाह है नदियों का ये बाधित होता है और गाद वगैरह मिट्टी जो ये बहाकर लाती थी नदियाँ, अब वो इकट्ठा नहीं होता है किनारों पर, डेल्टा नहीं बनाता है। और अधिक सिंचाई से जो मिट्टी होती है बच्चों, उसमें लवणीयता और सारीयता बढ़ जाती है, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और जल भराव की समस्या भी हो जाती है, जिससे मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रहती। फिर जैव विविधता का नष्ट होती है बच्चों हमारी, और पर्यावरणीय संतुलन पर नकारात्मक असर पड़ता है। जैव विविधता, जहाँ पर ये बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं ना बच्चों, वहाँ पे जंगल होते हैं, घाटियाँ होती हैं और बड़े क्षेत्रों में झीलें बनाई जाती हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है। तो वहाँ पर जो भी जीव जंतु रहते हैं वो, उनका आवास छिन जाता है, उनका घर नहीं रहता और पेड़ पौधे जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं, जिससे वो सड़ गल जाते हैं और पर्यावरण का नुकसान होता है। जैसे कि सरदार सरोवर बांध है, इस परियोजना में बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि ये जो सरदार सरोवर बांध है ये बहुत बड़ा बांध है बच्चों, और यहाँ इसके आसपास में जो लोग रहते थे उनको दूसरी जगह पर विस्थापित किया गया, उनको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा और उन सभी के घर पानी में डूब गए। वो जो रोज़गार करते थे जंगलों के आसपास, नदी के आसपास रहकर मछली पकड़ना या वाहन करते थे, तो वो सभी बाधित हो जाता, छिन जाता इनसे, और ये बेचारे बेरोज़गार हो जाते हैं, इनको विस्थापित कर दिया जाता है दूसरे क्षेत्रों में। तो इस तरह की समस्याएं बड़े बड़े बांध बनाने से आती है। छठा पॉइंट है बच्चों हमारा
समन्वित जल संसाधन और प्रबंधन, यानी कि जल का जो प्रबंधन है वो किस तरह से जोड़कर बनाया जाए, मिलाकर बनाया जाए। इन चुनौतियों ने ये स्पष्ट कर दिया है बच्चों कि जो जल संसाधन हैं उनका उपयोग केवल तकनीकी दृष्टि से ही नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ का जो समाज है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को जोड़कर भी किया जाना चाहिए। जो भूजल है बच्चों और जो सतही जल है उसका संतुलन भी बनाकर रखना चाहिए। पारंपरिक और आधुनिक तरीकों से ये जो प्लान है, ये जो प्रोजेक्ट है, इनको बनाया जाना चाहिए। फिर स्थानीय समुदायों की, जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, उनकी मदद ली जानी चाहिए। जल संरक्षण को सामाजिक चेतना का हिस्सा बनाना चाहिए। लोगों में जागरूकता जल संरक्षण के प्रति सरकार को फैलानी चाहिए, लोगों को फैलानी चाहिए, जिससे जल संरक्षण का जो ज्ञान है वो लोगों में हो और जल संरक्षण किया जा सके। फिर है बच्चों, बांध क्या है। अभी तक हमने कई बांधों के नाम पढ़े हैं बच्चों, अब हम समझेंगे कि बांध होता क्या है बांध। तो बांध एक ऊंची सी दीवार होती है बच्चों, या इसको आप कह सकते हैं ये एक अवरोध है पानी को रोकने के लिए। जो मेन नदी होती है उसकी जलधारा पर इसको बनाया जाता है, ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके, नियंत्रित किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। और बांध के पीछे पानी को जमा किया जाता है कि कृत्रिम झील में, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील ये बनाई जाती है, काफ़ी बड़े एरिए में ये होती है, जिसमें ये पानी इकट्ठा किया जाता है, जिस पानी को बाद में अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बांध जो है वो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण साधन रहे हैं बच्चों। आई होप आप सबको बांध समझ में आ गया होगा कि बांध क्या है, और कई बांध नदी घाटी परियोजनाएं हमने पीछे पढ़ी हैं। इसमें से 2-3 नदी घाटी परियोजनाएं या बांधों के नाम एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। फिर है बांध की विशेषताएं क्या हैं। तो बांध के पीछे बनने वाला जो जलाशय है बच्चों वो बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा करता है, पहली विशेषता तो ये हो गई। फिर जल का जो प्रभाव है वो नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और आवश्यकता अनुसार पानी को छोड़ा जाता है। फिर बांध से निकली जो नहरें होती हैं वो दूर दराज के खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाई जाती है, और इनसे जल विद्युत, इस पानी से बिजली बनाई जाती है और टरबाइन चलाए जाते हैं। फिर बांध जो है वो बाढ़ के समय भी अत्यधिक जल को रोक कर विनाशकारी प्रभाव से बचाते हैं। फिर जलाशय जो हैं ये मत्स्य पालन में और नौ परिवहन में, पर्यटन में इनका योगदान होता है। फिर बांध बनाने के क्या कारण रहे बच्चों, क्यों ये बांध बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं बच्चों। खेतों में वर्ष भर पानी उपलब्ध रहेगा तो कृषि अच्छी हो पाएगी। दूसरा है बच्चों जल विद्युत उत्पादन, जल से सस्ती और नवीकरणीय बिजली बनाई जा सकती है बच्चों। फिर है बाढ़ नियंत्रण, निचले क्षेत्रों को बार बार आने वाली बाढ़ से बचाया जा सकता है इन बड़े बड़े बांधों के द्वारा। फिर पीने का पानी, पेयजल आपूर्ति, पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल देना इन बांधों का काम होता है। फिर है औद्योगिक उपयोग, उद्योगों में भी इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। और मत्स्य पालन और नौ परिवहन जैसे जलाशयों में नहरों के माध्यम से ये किया जाता है, मछली पाली जाती है, नौ परिवहन किया जाता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बच्चों, यानी कि जो बहुत सारे उद्देश्यों के साथ नदी परियोजनाएं, नदी प्रोजेक्ट जो चलाए जाते हैं उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं बच्चों, उनकी बहुत तरह से आलोचना भी की जाती है। जैसे पिछले कुछ दशकों में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, बड़े बांध केवल विकास के प्रतीक नहीं रहे हैं बच्चों, बल्कि ये गहन पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विवादों का कारण भी बने हैं। नदी का सबसे पहले बच्चों इसकी आलोचना या चुनौती हम इसको कह सकते हैं कि नदी का जो प्राकृतिक बहाव है वो इन बांधों से बाधित होता है बच्चों। जब नदियों पर बांध बनाए जाते हैं बच्चों तो उनका जो प्राकृतिक प्रभाव है, उनका बहने का जो तरीका है वो अवरुद्ध हो जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे नदियों के तलछट में, नदियों की तली में जो बहाव रुक जाता है और उन जलाशयों की तली में अधिक मात्रा में गाद जमा हो जाती है, रेती, मिट्टी, कंकर जो नदियाँ बहाकर लाती है वो जमा होने लगती है, जिससे होता क्या है बच्चों, तल
में चट्टानें बननी शुरू हो जाती हैं, और जो ये जलीय जीव होते हैं जैसे मछली, झिंगुर, ऑक्टोपस, इस तरह के जो जीव होते हैं बच्चों, इनको भोजन की कमी हो जाती, इनको भोजन नहीं मिल पाता। फिर जलीय जीवों का असर, बांधों और नदियों को टुकड़ों में बांट दिया जाता है बच्चों। एक नदी का बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है कृत्रिम झील में, और फिर नहरों के द्वारा उस पानी को बांट दिया जाता है। जैसे कि अंडे देने की ऋतु में फिर जो मछलियां हैं वो माइग्रेशन उनका बाधित हो जाता है, वो अंडे देने के लिए जिस पानी में आती हैं तो वो बाधित हो जाता है, क्योंकि नहरों में वो पानी बच्चों बट जाता है, जिससे उनकी संख्या और प्रजातियों का संकट भी अब हमारे सामने आ गया है। बाढ़ के मैदानों पर प्रभाव बच्चों, बाढ़ के मैदानों में बनाए गए ये जलाशय, वहाँ की जो वनस्पति होती है, उपजाऊ जो मिट्टी होती है, वो सब कुछ जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है बच्चों। यह भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ये बनाए जाते हैं, ये बहुत बड़े क्षेत्र में बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो जंगल होते हैं, जो वनस्पति होती है, वो सब पानी में डूब जाती है बच्चों, जलमग्न हो जाती है, जिससे वो जो वनस्पति है वो अपघटित हो जाती है, सड़ जाती है, जिसके कारण पानी की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, यानी कि पानी प्रदूषित हो जाता है। तो ये भी एक चुनौती है इन परियोजनाओं की, इन बड़े बड़े बांधों की। फिर बाढ़ नियंत्रण में विफल रहा है बच्चों। ये हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारा पंजाब किस तरह से, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में किस तरह से बाढ़ ने हाहाकार मचाई, कितने सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए। तो इन बांधों से जो ये बनाए गए थे कि ये बाढ़ को नियंत्रण करेंगे, ये उसमें भी विफल रहे हैं बच्चों। जो सतलुज और व्यास नदी पर बनाया गया बांध था, सतलुज पर बनाया गया ये भाखड़ा बांध था, ये इस बाढ़ में कोई मदद नहीं कर पाया। बाढ़ के नियंत्रण में ये विफल रहे, फेल रहे। बांधों को बाढ़ नियंत्रण का साधन माना जाता था बच्चों, लेकिन विडंबना ये रही कि जलाशयों में लगातार तलछट जमने से उनकी जो जलधारा क्षमता है वो घट जाती है, और कई बार अत्यधिक वर्षा के समय बांधों से अचानक और पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से बांध स्वयं बाढ़ का कारण बन जाते हैं। सामाजिक और मानवीय प्रभाव बच्चों, जैसे बड़े बांधों के कारण लाखों लोग अपने घर गांव से विस्थापित हो जाते हैं, उनको उन क्षेत्रों से हटा दिया जाता है जहां पर ये बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, और उनको पुनर्वास की जो योजनाएं हैं वो अक्सर अधूरी रह जाती हैं। सरकार उनको अच्छे से पुनर्वास नहीं करवा पाती है, और वो बेचारे बेरोज़गार, बेघर हो जाते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हो जाता है समाज के अंदर। फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों अगला, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा का जल संग्रहण क्यों करना चाहिए, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों, या ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि वर्षा जल संग्रहण होता क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण का तात्पर्य है बच्चों, अर्थ है बच्चों कि वर्षा का जो पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता है। बहुत बड़े बड़े उद्देश्य जो नदी घाटी परियोजनाओं से बनाए जाते थे बच्चों, कई बार वो उनका असर जो है वो नकारात्मक हो जाता है, इसलिए वर्षा का जो जल है उसको संग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जल संग्रहण तंत्र व्यवहारिक भी है और टिकाऊ भी है। प्राचीन भारत में बच्चों जल संरक्षण और संग्रहण अत्यंत विकसित थे। लोगों को वर्षा जल पद्धति, मिट्टी के गुण और स्थानीय परिस्थितियों का गहरा ज्ञान होता था। उन्होंने वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ के जल, इन सभी को संरक्षण के कई तकनीकें विकसित कर रखी थी। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो बच्चों, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिम हिमालय में गुल या पुल जैसी वाहिकाएं बनाई जाती थी, नदियों को काट काट के, और इससे नदी का जो पानी है वो एक धारा के रूप में मार्ग उसका बदल दिया जाता था और खेतों तक उसको पहुंचाया जाता था। इसको पश्चिम हिमालय में गुल या कुल कहा जाता था। और पश्चिम भारत में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में पीने का जो जल है वो संग्रहित करने के लिए छत पर वर्षा जल संग्रहण और गड्ढों का उपयोग किया जाता था, ये आम है। और जैसलमेर ज़िले में जैसे कि खादीन और जोहड़ इनको कहा जाता था, ऐसी कृत्रिम झीलें होती हैं बच्चों, जिसको जैसलमेर
जैसलमेर ज़िले में खादिन और जोहड़ कहा जाता है, इनमें भी वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे, ताकि जो बाढ़ का पानी आता है वो खेतों तक ले जाया जा सके, खेतों की सिंचाई के लिए उसको उपयोग किया जा सके। इस प्रकार बच्चों, वर्षा जल संग्रहण न केवल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बल्कि बाढ़ के नुकसान को भी नियंत्रित करता है। बाढ़ के पानी को ऐसे हम जगह जगह इकट्ठा कर लेंगे तो जिससे बाढ़ आने के खतरे भी टल जाएंगे। राजस्थान में हम सभी जानते हैं अर्धशुष्क, बहुत शुष्क क्षेत्र होते हैं बच्चों, जैसे कि बीकानेर, फैलोदी, बाड़मेर। यहाँ पर भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं बच्चों, जिनको टांका कहा जाता है। ये आपसे एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में टैंक बनाए जाते हैं बच्चों, और इन टैंकों को टांका कहा जाता है, और लगभग हर घर में ये पाए जाते हैं। ये टांका छत पर वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि वर्षा का जब पानी आएगा तो इनमें इकट्ठा हो जाएगा। और घर की जो ढलवा छतें होती है उन पर पाइपों के द्वारा ये पानी टांकाओं में पहुंचाया जाता है। वर्षा जल का जो पहला जल होता है बच्चों, उनसे तो इनकी सफाई की जाती है और बाद में इन्हीं में पानी इकट्ठा किया जाता है, जबकि बाद की जो वर्षा का जल होता है बच्चों, उसको इकट्ठा किया जाता है और टांके में यह जल अगली वर्षा ऋतु तक सुरक्षित रहता है बच्चों। ये पानी का बहुत ही प्राकृतिक और शुद्ध रूप होता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में पीने का जो जल है उसकी कमी नहीं होती। और स्थानीय लोग, राजस्थान में जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, वो इसको पालर पानी कहते हैं बच्चों। राजस्थान में वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हैं और इसको कहा जाता है पालर पानी। ये प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप होता है बच्चों। और कुछ घरों में तो टांकाओं के पास भूमिगत यानी ज़मीन के नीचे कमरे बना दिए जाते हैं, जिससे उनका घर ठंडा रहता है। आज पश्चिम राजस्थान में बच्चों छतों पर वर्षा का जो जल संग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उसका एक मुख्य कारण है बच्चों इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थानी नहर भी कहा जाता था, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है बच्चों, और इससे उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर 12 मासी यानी पूरा साल पीने के पानी की कमी नहीं होती, कृषि के लिए पानी की कमी नहीं होती। और 1984 में बच्चों इस नहर को नाम दिया गया इंदिरा गांधी नहर। हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हीं के सम्मान में इस नहर का जो नाम है वो इंदिरा गांधी नहर किया गया था 1984 में। ये बहुत, इस नहर को बच्चों राजस्थान की जीवन वाहिका या जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, कुछ घरों में यह व्यवस्था बनी हुई है क्योंकि लोग नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं करते। वो वर्षा का जो जल इकट्ठा करते हैं उसी को पीते हैं, उनको नल का पानी अच्छा नहीं लगता पीने के लिए। उदाहरण के लिए बच्चों, कर्नाटक के मैसूर जिले के गांव में गठाथूर में लगभग 200 घरों में वर्षा का जो जल है वो इकट्ठा किया जाता है और उसी पानी को वो पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये जो प्रणाली है बच्चों, ये गाँव के लिए सुरक्षित पीने का पानी और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में भी पानी उपलब्ध उनके लिए करके रखती है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, बाढ़ और वर्षा जल संग्रहण का संबंध क्या है। बाढ़ वो वर्षा के अधिक होने से, नदियों के उफान पर आने से, नदियों में बहुत पानी बहने के कारण ही तो आती है बच्चों। तो बाढ़ का और वर्षा जल का क्या संग्रहण है, क्या संबंध है? तो वर्षा जल संग्रहण केवल पानी की कमी को पूरा नहीं करता बच्चों, बल्कि ये बाढ़ को भी नियंत्रित करता, बाढ़ के खतरे को भी दूर करता है। जब वर्षा जल को तालाबों, टांकों और गड्ढों में हम संरक्षित करेंगे तो भारी बारिश के दौरान नदी और नालों का जो जल स्तर है वो अचानक नहीं बढ़ेगा, जिससे बाढ़ का जो खतरा है वो टल जाएगा या कम हो जाएगा, और किसानों के खेतों तथा ग्रामीण घरों को भी नुकसान नहीं होगा, उन्हें भी नुकसान से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों देखें कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों से बनाई गई जलवाहिकाएं और तालाब बाढ़ के जल को संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे सिंचाई के लिए उसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाढ़ का जो प्रतिकूल असर है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार देखें बच्चों कि वर्षा का जो जल है
वो जल संकट को कम करता है और बाढ़ को भी नियंत्रित करता है, और स्थानीय जो पारिस्थितिकी है, कृषि है, घरेलू जीवन है, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये प्राचीन और आधुनिक तकनीकों के संयोजन से इसको किया जाता है। और पानी की जो स्थायी उपलब्धता है और पानी का जो संरक्षण है वो भी सुनिश्चित हो जाता है इस तरह से। तो पानी को किस तरह से संरक्षित किया जाए बच्चों, किस तरह से उसको रखा जाए, किस तरह से उसका सही प्रबंध किया जाए, इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बांध दिए गए हैं बच्चों, जो भारत के बहुत इम्पॉर्टेंट बांध हैं, जो भारत के हर कोने में बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध जो हिमाचल और पंजाब में बनाया गया है। फिर हीराकुंड बांध है जो तमिलनाडु में उड़ीसा में बनाया गया है। फिर हमारा है इंदिरा गांधी सागर डैम, सरदार सरोवर डैम जिसका अभी मैंने जिक्र किया था बच्चों। फिर हमारा है ये नागार्जुना सागर डैम, बहुत बड़ा डैम है बच्चों ये भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डैम है, आप इनको देखिए क्योंकि ये कई बार भूगोल में आपको नक्शे में दिए जाते हैं, मैप में भरने के लिए आपको दिए जाते हैं। ये टिहरी डैम है बच्चों जो उत्तराखंड में है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये बांध हैं बच्चों, जो बहुत कई सारी उद्देश्यों के लिए भारत सरकार ने इनको बनाया है। थैंक यू बच्चों, आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।